स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करवाऊंगा ही, उसके साथ डेमो क्लास के तौर पे या आप चैप्टर कैसे पढ़ाते हैं हम ये भी देख पाओगे। और देखो क्वेश्चन तो बहुत जेन्युइन पूछे जा रहे हैं, जो सिलेबस के पार्ट है वही पूछे जा रहे हैं। अब आपको मुश्किल इसलिए लग रहा है, एक तो पहला वाला पार्ट नहीं देखा है आपने और 2025 के हमने सॉल्यूशन करवा दिए हैं, ये दोनों आप देख लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक साल का और बच जाएगा, तो वो भी हम जल्द ही सॉल्व करवाएंगे। देखो आपको मुश्किल इसलिए लगेगा ना, टफ इसलिए लगेगा क्योंकि ये मतलब साइंटिफिक तरीके से आपके सामने क्वेश्चन कोई कोई आ जा रहा है। इट मींस कि आपने पढ़ा है जिस तरीके से उस तरीके से नहीं आ रहा है, तो इसलिए टफ लग रहा है। हमने इसको आसान कर दिया है, आपको सॉल्यूशन करवा दिया। याद रखिएगा 50 तक हमने करवाया था। फटाफट से चलते हैं, 51 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 51 से क्वेश्चन ये रहेगा और इसी में चैप्टर भी पढ़ेंगे। आज का पढ़ाई थोड़ा इंटीग्रेटेड होगा, दोनों चीज करेंगे हम। ठीक है, a broad layer of society usually based on income and often labeled lower, middle and upper strata, social caste, social class, social status, social value. What is the right answer? तो ये हम आपको यहां बताने वाले हैं। राइट आंसर इज सोशल क्लास। आप देखते हो ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास, क्लास होता है वो। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको दिख गया। इज इट करेक्ट? सबको ठीक लग रहा है? जल्दी से हमें बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं चाहता हूं कि ये चीज समझ में आना चाहिए। कोई भी बात हो तो मुझसे जरूर शेयर करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। हंग पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? देखो, हंग पार्लियामेंट का मतलब 2024 की बात है, जब किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं हो, गठबंधन की सरकार या सपोर्ट की सरकार चल रही हो, जब टू पार्टीज हैव मेजॉरिटी, बिल्कुल भी नहीं। वन पार्टी हैज मेजॉरिटी, तो ये भी नहीं होगा। थ्री पार्टीज हैव मेजॉरिटी, ये भी नहीं होगा। नो पार्टी मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, तो 4 इज द राइट आंसर। ये ऐसे ही बता दे रहा हूं, वैसे यहां पे आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है ना? चलो, यहां देखोगे आपको हंग पार्लियामेंट दिख जाएगा। नो पार्टी हैज क्लियर मेजॉरिटी। यहां पे इन्होंने दिया इंडिया में 1989 में, 1996, 1998, 2004 और यूके में भी इलेक्शन, ये सीन देखा था। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है तो आपको पहले से भी मालूम है, मेधा पाटकर, और ये हर साल रिपीट कर रहा है। देखो, एमसी मेहता के बारे में सवाल पूछा गया है। अच्छा, आप लोग कहोगे सर हम पीवाईक्यू क्यों देखे? देखो, पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपको हमारे पास पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपके स्टडी मटेरियल के साथ मिल जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि आपके दिमाग में होगा कि ये हम करें क्यों। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अरे हम ये देखने की जरूरत ही क्या है, हम पढ़ें क्यों, हमें करना ही क्या है इससे। अरे पीवाईक्यू मिरर होता है, सभी लोग इसको सीरियसली लो। पीवाईक्यू मिरर होता है, यानी उसमें देख करके, वो आपको समझ लो गूगल मैप होता है। अगर आपने गूगल मैप छोड़ दिया ना, अब आपको सर गूगल मैप कभी खेतों में पहुंचा देता है, भाई वैसे गूगल मैप की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वो आपका दिशा यंत्र है। सीधा समझिए बात, एकदम दिमाग में रख लीजिए। पीवाईक्यू ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। मैंने मॉक टेस्ट आपको दिया हुआ है। मॉक टेस्ट में 30 मॉक टेस्ट है, 20 सेक्शनल और 10 फुल। लेकिन वो तो मॉक टेस्ट हमारे एक्सपर्ट ने, हमने मिलकर बनाया है ना, ये प्रोफेसर सेट करते हैं। और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम मैंने निकाल लिया है, लेकिन प्रोफेसर बनने में मुझे टाइम लगेगा। ये चीज सोचो, एक्सपर्ट लोगों ने ये क्वेश्चन शेयर किया, तो इतना आसान तो नहीं होने वाला है आपके लिए। इसलिए सबसे ज्यादा अगर आप जो टाइम देना चाहते हो तैयारी में, अगर मैं कहूंगा तो पीवाईक्यू को एकदम देखो कि किधर इसका डायरेक्शन जा रहा है। क्यों मेधा पाटकर के बारे में बार बार पूछा गया, इसकी जिनकी जीवनी को देखो, कहां से पढ़ा इन्होंने, क्या किया, क्या इन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी, अन्ना हजारे के बारे में पूछा गया है। तो ये चीजें हैं, इन्होंने दिया है। सुंदरलाल बहुगुणा, यहाँ पे डिटेल भी दिया है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट से थे, चिपको एपीको मूवमेंट, ये सब पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 52 के बाद 53 में आओगे आप, देखो यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेम हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आगे आते हैं, द पॉलिटिकल थियरी दैट इंडिविजुअल्स जॉइन अ स्टेट इन सिविल सोसाइटी एज इफ दे हैड साइन कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज, तो इसको लीगल कहते हैं, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये सिविल सोसाइटी से जुड़ा हुआ है क्या? जरा इसका आंसर देखिए। क्या आपको लगता है लीगल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ये होगा? इसको आराम से पढ़िएगा। हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, जे रूसो जिसे कहते हैं, रूसो का थ्योरी जिसे कहते हैं, ये सब यहाँ पे है। नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन 1992 में आया था। ये नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन से याद आया, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कमीशन का कुछ भी याद नहीं होगा। मैंने एक जगह डेटा रख दिया है और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट रख दिए हैं सबका। इसको रट लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। माय डियर स्टूडेंट, अब मैं मिशन मोड में हूं, आप भी मिशन मोड में रहोगे। पीवाईक्यू को आप सीरियसली लेना शुरू कर दो, इसलिए मैं दिखा दिखा के पढ़ा रहा हूं। ये टॉपिक भी मैं आज अभी पढ़ाने वाला हूं, पहले पीवाईक्यू खत्म कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन हो गया 1992। ठीक है, 55 के आगे 56, देखो 14, 15, 16 एंड 17, ये क्या है? ये पॉलिटी। मैंने कहा है आपको, अगर आपको ये एग्जाम में कुछ और सियोरिटी चाहते हो तो पॉलिटी पढ़ लो भाई। पॉलिटी मैं आपको बताऊं, पॉलिटी से मैंने पूरी फ्री में पढ़ाई हुई पॉलिटी की प्लेलिस्ट है। वीडियो पुराने हो सकते हैं लेकिन कंटेंट तो वही है ना, स्टैटिक चीजें हैं।
बदल थोड़ी जाएगा। कल को पार्लियामेंट था हमारा, आज उसको कुछ दूसरा नाम थोड़ी दे दोगे, आज उसको किचन थोड़ी कहोगे, पार्लियामेंट ही है हमारा। अभी देखो रिसेंट में नेपाल में पार्लियामेंट को फूंक दिए हैं सब। तो ये हालत है उस देश की। और ये सब जवान लड़के जेनजी जो हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट बैन हो गया, वो लोग करप्शन का आरोप लगा के उसका सुप्रीम कोर्ट जला दिए हैं सब। बताओ, पार्लियामेंट और वहां की आर्मी बचा नहीं पा रही है। और ये सोशल नेटवर्किंग साइट किस हद तक खतरनाक है कि उसके बंद होने पे इतना उग्र प्रदर्शन हो रहा है। सोचो कितने सेटिंग और कितनी चीजें हुई होंगी तब जाकर के ये इतने खतरनाक, जबकि सरकार ने उसे वापस भी ले लिया था। तो सोचने वाली बात यही है कि हमें सतर्क रहने की भी जरूरत है। बाहरी ताकतें हमेशा देश को तोड़ने की कोशिश करती हैं। 14, 15, 16, 17 ये आप देख लो कौन से लोग इसमें कब ये थे, स्पीकर थे, जल्दी से बताइएगा। तो देखो 14 में मीरा कुमार नहीं है, 15 सोमनाथ चैटर्जी, 16 सुमित्रा महाजन और 17 ओम बिरला। ठीक है ये तीनों। तो अब आपको 14वें में सोमनाथ चैटर्जी 2004 से 9 थे, 15वें में मीरा कुमार थी, फर्स्ट वीमेन स्पीकर। फिर 16वें में सुमित्रा महाजन आई और 17वें में ओम बिरला। ठीक है, इज इट करेक्ट? चलो 57 नंबर क्वेश्चन आइए, ऑफिशियली क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। 57 देखोगे आप, फर्स्ट नाम सबमिट। ये आपको क्रोनोलॉजिकल बताना है। पहला नॉन अलाइन मूवमेंट का सबमिट कब हुआ था? चाइना कंट्रोल ओवर तिब्बत, तिब्बत ने कब चाइना पे, सॉरी चाइना ने कब तिब्बत पे हमला किया? पंचशील एग्रीमेंट कब हुआ? असाइलम ऑफ दलाई लामा, मालूम है ना, दलाई लामा लगभग 100 होने वाले हैं, लेकिन वो चीन नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं चीन की वो मांग करता हूं, अपने तिब्बत की इंडिपेंडेंट तिब्बत चाहिए उनको। वो उसी समय आए हुए थे, 1962 के पहले की बात है। तो अब आपको बताना है कि ये कब एक्सीडेंट्स ये सब कब हुए थे, यहां आएगा। चाइना ऑक्युपाइड 1950-51 में चाइना ने तिब्बत को ऑटोनॉमस रीजन टाइप कुछ स्टेटस देके कब्जा कर लिया। बाद में हल्ला हुआ तो पंचशील इंडिया एंड चाइना के बीच में 1954 में हुआ। दलाई लामा 1959 में भाग आए, 62 में युद्ध ही हो गया। फर्स्ट एनएम समिट नॉन अलाइन मूवमेंट ये 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। अब समझिए इस चीज को, ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिर से इक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा आपके सामने और आपको इस बार हिम्मत नहीं हारना है, इसको करना है आपको। ठीक है, चलिए। तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट में क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड रेस कास्ट, ये आर्टिकल 15 है, ये आर्टिकल 14 है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये दोनों 14 में है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये 16 हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी ये होगा क्या? ये आर्टिकल 300 कितने में चला गया है, कोई बता दे? 44वां संविधान संशोधन, ये आर्टिकल 300 ए में चला गया है। ठीक है, तो ये नहीं होने वाला है। तो बताओ सीधी सी बात, इसमें तो मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, ए बी सी होगा। कितने लोग हैं यहाँ पे? चलो हो गया। अब 58 नंबर है। 58 को अगर हम देखें, 59 में प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड विद न्यू कमीशन नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? ये मैंने हमेशा कहा है, नीति आयोग 1 जनवरी को या जुलाई को, मैं बीपीएससी का एग्जाम दे रहा था, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया। मैं सोचा 1 जनवरी को किसी इंस्टीट्यूट का स्थापना थोड़ी हो सकता है, इतना बड़ा प्लानिंग कमीशन के बाद ये बना है। भारत का सबसे मेन एक ऑर्गन समझ लो, ठीक है ना, जो प्लानिंग कर रहा है और ये सब चीजें। मैंने जुलाई मार दिया था, लेकिन 1 जनवरी और डैश दे रहा हूं मैं, कब इसकी स्थापना हुई थी। थोड़ा सा होमवर्क करो, और ये चीजें बार बार पूछी जा रही है। इस बार फुल फॉर्म पूछा गया, उस बार पूछा जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहां गया? इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है राइट आंसर। चलो 59 हो गया। अब आते हैं 60 पे। दैट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ पीपल हु आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब, दे आर लुकिंग फॉर जॉब एज अ रेशियो ऑफ टोटल पीपल हु वर लुकिंग फॉर जॉब्स। ठीक है, इसको क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट या एम्प्लॉयमेंट रेट, यहां इसको ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट वीडियो पॉज कर लो, पढ़ो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पीपल हु आर अनेबल टू फाइंड ए जॉब। ठीक है, हालांकि वो खोज रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, एज अ रेशियो टू टोटल नंबर ऑफ पीपल इन लेबर फोर्स। जो टोटल नंबर लेबर फोर्स में, उनको अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं, जो कुछ खोज रहे हैं। सपोज दैट 100 लोग हैं और 60 लोग खोज रहे हैं, ठीक है, और सोच लो ये रेशियो कितना हो गया, इसी को अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं। ठीक है ना, तो अब 60 लोग ढूंढ रहे हैं, तो 60/100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज? तो ये ध्यान रखना है आपको, कौन सी चीजें क्या है, किधर डायरेक्शन जा रहा है। चलो आज इसके साथ एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको, और आप भी कहोगे कि हाँ सर बढ़िया किया। अब आते हैं 61। डैश इज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इन गुड्स गिवन टाइम। ये देखो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ आई थिंक नहीं है, आप लोग देख सकते हो उसको। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो नहीं कहेंगे, तो राइट आंसर इस क्या होगा, ये ट्रेड का इम्बैलेंस है। ठीक है, ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही सिर्फ देखते हैं, रेमिटेंस नहीं देखेंगे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है ना। कमाल की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
Dash was launched in May 2015 to address longevity risk among workers in the unorganized sector not covered under any statutory social. प्रधानमंत्री वय वंदना अटल पेंशन, ये 2015 की बात पूछी जा रही है। कौन सी स्कीम थी? अटल पेंशन योजना था। और ये किसके लिए था? यहाँ लिखा हुआ है वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज के लिए ये किया गया था। जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे उसके हिसाब से 1000 से 5000 उनको पेंशन मिलेगी। 63 था डैश सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स था बताओ? ये हिंदी में भी है क्वेश्चन, देख लो कौन सा था भाई। ये तो हो गया क्वेश्चन, आ जाओ यहाँ पे 63 कौन सा टैक्स था जो इनडायरेक्ट टैक्स था? आप देखो यहाँ पे मूल्य, वैट, बिक्री कर, आवक, जीएसटी। जीएसटी याद है कि भूल गए आप लोग? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कब लागू हुआ था। अभी इसके 2 स्लैब कर दिए गए हैं। 2 स्लैब कौन कौन से हैं कमेंट करो, थोड़ा होमवर्क करो। बाइस्टैंडर इफेक्ट पढ़ा है ना, सिर्फ दिखना नहीं है आपको, पढ़ना भी है। अगला इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट मीडियम ऑफ मनी आ रहे। देखो इकोनॉमिक एक्सचेंज माने हम वस्तु ले रहे हैं, दे रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, लेकिन मनी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर एक्सचेंज ये सबसे पहले यूज होता था। हमारे पास आलू हो गया, आपके पास प्याज ज्यादा है, थोड़ा आलू ले लो, प्याज दे दो। इस तरीके से पूरी दुनिया में जब करेंसी नहीं थी तो ये काम चलता था। इज इट करेक्ट? बिल्कुल, तो ये बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल इसका भी सोल्यूशन है, आपको मैं दिखाता हूं। ये चीज हिंदी में यहां है, देख लो। चलो आ जाओ। ब्रॉड सोर्स ऑफ प्राइमरी कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। प्राइमरी कमर्शियल एनर्जी सोचो, यानी कि हमारे पास जो कमर्शियल यानी बिजनेस व्यापार में जो लाइन यूज हो रहा है वो कहां से आ रहा था? कोल लिग्नाइट से आ रहा है, सही बात है। ऑयल एंड गैस से भी आ रहा है, एग्रीकल्चर वेस्ट से नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिक पावर, क्या ये एबीडी नहीं हो सकता है? बताओ किसी को अगर दिक्कत हो तो। देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। मेरा सही है कि गलत है, देखो आप यहां है, ये सही है। ठीक है, तो आपको क्लियर कट ये समझना पड़ेगा कि कौन सा सही है, सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। क्वेश्चन आपके लिए सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, क्वेश्चन तो सही है। मैक्सिमम लोग इसमें फंस जाते हैं। डैश इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन, ओके सॉरी, हम लोग अभी इसमें आगे बढ़ गए, ठीक है ना, जीएसटी। अब आ जाओ, ब्रॉड स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब आ जाओ यहाँ पे, ये तो आपने देख लिया एबीडी। अब आते हैं 66 कैपिटल। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो आप समझ जाएंगे इस चीज को। कैपिटल, कैश रिजर्व, कॉर्पोरेट टैक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये हो गया हिंदी में, देख लो आप यहाँ पे मिलान करना है, इसलिए इस वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए। फिर मैं आपको फिर से मैं कह रहा हूं, फिर से पॉज करिए और फिर यहाँ आंसर देखिए इसका। यहाँ आंसर मैंने ऑप्शन 3 है, आप मैच करो, इसको भी पॉज करो, सोचो इसको, खुद से भी कुछ एक्सरसाइज करना है आपको। एकदम अलर्ट मोड में रहो। देखो दुनिया में जो लोग सोचते हैं ना कि बहुत समय है बाद में कर लेंगे, बाद आप बैठ के सोचो अभी 1 मिनट की कौन कौन सी चीज आपने सोची थी बाद में करेंगे और आज तक वो नहीं हुआ है। 100% आपको पता चलेगा कि सारा चीज नहीं हुआ है, जो बात में सोचे थे नहीं होता है। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द occurrence from earliest to latest establishment and first cotton mill 1854 स्वदेशी मूवमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ रेकम, फर्स्ट फिस्कल कमीशन, सेकंड वर्ल्ड वार। सोचो ये कितना टफ लेवल का क्वेश्चन है ना। ये याद रखिएगा, रिसड़ा में सबसे पहला कॉटन मिल बना था, स्वदेशी मूवमेंट, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 45, फर्स्ट फिस्कल कमीशन 1952 में बना था। ये होती है पढ़ने की बात, ठीक है ना। ये जब होगा तो 67 के बाद, 67 में देख लो हिंदी वाले बच्चे, 68 आ जाते हैं। एकदम ऑफिशियल क्वेश्चन, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी, डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी रिलेशन, इम्पर्सनैलिटी, एनोनिमिटी। देखो रूरल कम्युनिटी का बात हो रहा है, क्या क्या उसके फीचर होते हैं ये पढ़ना है आपको। तो ये आप देखोगे, डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी रिलेशन एकदम बिल्कुल होएगा, एग्रीकल्चर और लाइट एक्टिविटी बिल्कुल दोनों होगा, तो ए इज राइट आंसर। कुछ स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स पे भाइयों प्लीज ध्यान रखिएगा। इसकी मैं एक बुकलेट दूंगा आपको आने वाले टाइम में, आज मैंने इसको नहीं रखा है। बुकलेट में गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं शॉर्ट्स में पढ़ाऊं, लॉन्ग वीडियो में पढ़ाऊं, आपको करते जाना है, रिवीजन करते जाना है। शॉर्ट्स वीडियो याद रखिएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है भाई, गवर्नमेंट स्कीम्स है, ठीक है ना। पीएमएसएमए 2016, मिशन इंद्रधनुष कौन कब है बताना है आपको। एनआरएचएम 2005 में आया था, मुस्कान 2021 में आया है, मिशन इंद्रधनुष 2014 में चला है। ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी जितने भी टीके होते हैं बच्चों को वो सारा देना है। अब आ जाइएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आएगा आज के सेशन में। प्रधानमंत्री सुरक्षा, अब तो आप मैच कर लोगे, मैच करके राइट आंसर करेगा बच्चा, वो मैं समझ लूंगा रिजल्ट के लायक हो गया है। उसको कुछ स्कॉलरशिप के तहत कुछ चीजें भी मैं प्रोवाइड करूंगा जो मैं पेड स्टूडेंट को देता हूं, लेकिन करना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये तो करना पड़ेगा। Which of the following statement are true with regard to emotions? Hart's Likert scale किसके लिए होता है? इंटेंसिटी ऑफ एग्रेशन, जैसे आप कभी कभी सर्वे में जाओगे, आप लोग तो भी बच्चे हो शायद कॉलेज में नहीं देखे हो या देखे भी होगे, तो उसमें पूछा जाता है कि आपको जब रिश्तेदार परेशान करते हैं तो कितना गुस्सा आता है, कि थोड़ा, ज्यादा,
बहुत ज्यादा या कंफ्यूज रहते हैं, तो ये उसको करेक्ट आंसर, इसमें से इतने स्टेटमेंट है। हिंदी वाले बच्चे प्लीज यहां पढ़िए और बताइए इसको, ठीक है, बिल्कुल, चलो ये ध्यान रखिएगा। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर वाज रिटन बाय C.H. कूली के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन था ह्यूमन नेचर एंड जो सोशल ऑर्डर है। अगला कुछ और भी किताबें, जैसे राइटर के नाम थे अगले क्वेश्चन में, तो यहां पे आप दिख जाएगा आपको। बुक ह्यूमन नेचर C.H. कूली का प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिलेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। अरेंजमेंट ऑफ प्रैक्टिस एंड बिहेवियर ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन डेली बेसिस, सोशल कंट्रोल पॉलिसी लेजिस्लेशन या ऑर्डर। तो अब बताओ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, क्वेश्चन देख लो पहले, हिंदी में भी देख लो भाई। कुछ लोग कह रहे थे कि सर हिंदी हमारे लिए ठीक नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हिंदी इंग्लिश हमारे लिए ठीक नहीं है। देख लो, सोशल ऑर्डर कहते हैं जिस ऑर्डर से सोसाइटी को बांध के रखा जाता है, ठीक है ना। फिर आता है 73, अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खिज्म दोज एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ दैट शेप आवर एक्शंस एज इंडिविजुअल आर नोन एज सोशल फैक्ट, सोशल वैल्यू, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल नॉर्म्स। तो ये क्या है? सोशल फैक्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लॉ, रिलीजन, कस्टम, मोरालिटी। 74 क्या है? अब फिर से आ रहा है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को किस तरीके से, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, यही दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो आपका आईक्यू आता है। लेकिन सिर्फ आपको इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग देंगे तो मेंटल एज से पता चल जाएगा। आईक्यू क्या कहते हैं, देखो ना यहाँ, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजी, आईक्यू पढ़े हो आप, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर आपको स्टडी मटेरियल या पूरी क्लास या चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल करना है। मैं प्रोसेस बता देता हूं। हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, ऐसे जाइए, वहां जिस तरीके से लॉगिन करते हैं मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिए, ऐसे ही ओपन होगा। ओपन होगा तो आपको जाना है कोर्सेज पे, दिख जाएगा स्टोर सेक्शन। स्टोर सेक्शन में आपको HUQP21 टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके पास मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल और क्लास तीनों की प्लान आ जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप कर दोगे, आपको बेहतर कूपन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो में शेयर करना पड़ेगा कि सर आपने वहां कहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 75 नंबर, द बुक एबोरिजिन्स, किसने लिखा है? S.C. रॉय, एल्विन वरियर। तो एल्विन वरियर पहले भी मिल चुके हैं, ये आप जानते भी हो, इनके बारे में काफी किताब इन्होंने लिखा है। ये इंडिया में रह के इन्होंने एबोरिजिन्स लिखा था, और बैगा ट्राइब के बारे में भी लिखा है। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, और ये चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये चैप्टर भी हमने पढ़ा दिया, ये नीचे चैप्टर है। अब आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले नेशनल कमीशन कर लो। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं किया है नेशनल कमीशन? तो प्लीज कर लीजिएगा, यहां मैं बता रहा हूं, बड़ी ज्यादा जरूरी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्या है ये? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में हुआ था, एकदम इंपॉर्टेंट है। VVI है। महिला आयोग और माइनॉरिटी कमीशन, ये दोनों 1992 में आया था। एकदम इजीली इसको याद ही कर लो, बार बार ये पूछा जा रहा है। 1992 में नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007 में आया है। नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड ST, ये दोनों 2004 में आया है। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ST अलग हो गया, आर्टिकल इसके अलग हो गए, ठीक है, 2004। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस 1993 था, लेकिन रिसेंट में 2018 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, 102 अमेंडमेंट एक्ट, ये भी मत भूलिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, इनके जो सभी प्रेसिडेंट हैं, यानी नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के प्रेसिडेंट कौन है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के प्रेसिडेंट कौन है, माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट कौन है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ है। नहीं मिला वो वीडियो, हमें कमेंट करिए, टैग करेंगे, वीडियो आपको फिर से भेजेंगे हम। नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी 1994 में बना था, पूछा है एग्जाम में। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007 में ये पूछा है। अब एक्स्ट्रा नोट, NHRC के हेड कौन होते हैं? रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं। NCW क्या करता है, ये सब आप मिल जाएगा। नेशनल कमीशन ऑफ SC ST 338 और 338 यानी 338A, ये होता है डिटेल स्टडी। स्टडी ऐसे करो कि एग्जाम में रिजल्ट आए, टाइम पास मेरा उद्देश्य नहीं है, मत पढ़ो, उससे बढ़िया जिंदगी को एंजॉय करो, कुछ पैसे ले लो घर से, बिजनेस व्यापार करो, ज्यादा आपको मजा आएगा तो वही कर लोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।